सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑपरेटर्स। अगर कोई मिस हुआ है तो आप सिंपली उसको ट्राई करें एडिटर में जाके। वो कोई मुश्किल उसको नहीं होगा यूज़ करना। इट वुड बी वेरी ईजियर टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स। आपने देखा भी है जो हमने पढ़े हैं वो भी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आई। अभी हम लास्ट एक नया ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। आई विल क्विकली रिवाइज फॉर यू गाइस। अब इसमें देखें आप, k इक्वल्स टू आई इज लेस देन 0, क्वेश्चन मार्क माइनस आई कॉलन आई सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये एक ऐसा इस वक्त सिचुएशन है जिसमें आपने क्या करना है कि आपने इफ एल्स को यूज करना है। इस टर्नरी ऑपरेटर का मतलब सिर्फ ये है कि क्वेश्चन मार्क से पहले जो भी होगा वो कोई एक्सप्रेशन होगा, और ऐसा एक्सप्रेशन जो या तो ट्रू रिजल्ट करेगा या फॉल्स। अगर उस एक्सप्रेशन ने ट्रू रिजल्ट किया तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर उस एक्सप्रेशन ने फॉल्स रिजल्ट किया तो सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें फर्स्ट पार्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सप्रेशन हो जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता हो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। हम अडॉप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रोग्राम को और लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कोई भी 2 वेरिएबल्स लेती हूँ, वो आई जे के कोई भी हो सकते हैं, और उसके बाद मैं उन दोनों को कोई भी वैल्यू देती हूँ। आई को मैं दे रही हूँ सपोज 10 वैल्यू। जैसा आपकी बुक में प्रोग्राम है हम वैसा ही लिख रहे हैं, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमेशा आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर के लिए फर्स्ट पार्ट में हम कंडीशन लिखते हैं, यानी कंडीशन ऐसी जिसमें कोई रिजल्ट ऐसा हो जो ट्रू या फॉल्स हो। k equals to I is less than 0. That means if I is less than 0, then we have to execute the first part, that is minus of I. Otherwise we just have to use the value of I, जो भी वैल्यू होगी, और उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट कर लेंगे। अब लिखते हैं वैल्यू क्या है, system dot out system.out.println, ये मैंने लिखा। अब इसके अंदर आई नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आई जे आई एंड के। एब्सोल्यूट वैल्यू और वैल्यू ऑफ, देखिए वैल्यू ऑफ आई इज, वैल्यू ऑफ आई इज दिस, प्लस के साथ आप वैल्यू जो भी होगी वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैं लिख रही हूँ ये। ठीक है, साथ ही मैं लिख रही हूँ कि के की क्या वैल्यू है। के की वैल्यू लिखेंगे प्लस के, केस वैल्यू इज, यहाँ पर आपने लिख लिया केस वैल्यू इज प्लस ऑफ के। दैट मीन्स कि आई की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है यहीं पर और के की भी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अभी करके देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू शो करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसमें 2 पार्ट होते हैं जो एक्सप्रेशन के रिजल्ट में बताते हैं कि अगर पहला एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू हुआ तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी माइनस आई रिजल्ट आएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मैंने आई की वैल्यू दे दी है 10, फिर मैं कह रही हूँ आई इज लेस देन 0, दैट मीन्स 10 इज लेस देन 0। इफ 10 इज लेस देन 0 तो माइनस ऑफ आई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आई, यानी फिर आई की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू। अदरवाइज अगर आई की वैल्यू इज लेस देन 0 तो इट विल बिकम -10। के की वैल्यू कहाँ से हम कैलकुलेट करें, के की वैल्यू या तो होगी माइनस आई या फिर होगी आई। माइनस आई तब होगी जब आपकी वैल्यू आई की लेस देन 0 है। तो अभी इस वक्त आई की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, दैट मीन्स के की वैल्यू ये वाली होगी, यानी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको हम दोबारा रन करते हैं और हम मीटिंग का कोड भी गूगल क्लासरूम में डाल देते हैं, लाइक अगर कोई आना चाहे
तो वो आ सके। ओके, सो गोइंग बैक टू द कोड जहाँ हमने लिखा है, उसको देखते हैं वो क्या आउटपुट देता है। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, कैन नॉट फाइंड द सैम्पल। आई थिंक आई को आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड। मैंने जे और के को डिक्लेयर किया है, जबकि यूज़ में आई बी कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आई को यूज़ करने से पहले मुझे आई को डिक्लेयर करना चाहिए। जे तो कहीं है ही नहीं, तो मैं आई और के को डिक्लेयर कर लेती हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इज 10 एंड केज वैल्यू इज 10। ठीक है, तो जो भी आई की वैल्यू होगी वही के की भी वैल्यू। असल में हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो के की वैल्यू या ये पार्ट होगा या ये पार्ट होगा। के की वैल्यू में माइनस आई तब होगा जब आई की वैल्यू लेस देन 0 है, तो 10 तो लेस देन 0 नहीं है, 10 तो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से इसने फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया है, जिसमें आई की वैल्यू ये है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन टू टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, और क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। आप कुछ भी इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे, और यहाँ से कोई ऐसा प्रोग्राम हम लेंगे जिसके अंदर हम इफ एल्स या नेस्टेड इफ से रिलेटेड कोई भी इफ एल्स वही है जैसे आप जावा में करते थे। लेट्स गो टू द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इफ के बाद आप हमेशा कंडीशन मेंशन करते हो, और कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर उसकी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर आपकी कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए छोटा हुआ बी से तो फिर ए इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाइज बी इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। हम नेस्टेड इफ पे देखते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ और इफ स्टेटमेंट, इनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। इफ स्टेटमेंट सिंगल एक स्टेटमेंट होती है, जैसे ये इफ आई इक्वल्स टू 10, सिर्फ ये एक इफ स्टेटमेंट। लेकिन अगर उस इफ के अंदर मल्टीपल इफ अंदर स्टोर हो तो इसका मतलब है कि वो है नेस्टेड इफ, यानी एक के अंदर दूसरी इफ। जैसे नेस्टेड फॉर लूप्स आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल इसी तरह नेस्टेड इफ्स का मतलब है एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ स्टोर करना। A nested if is an if statement that is the target of another if or else. Nested ifs are very common in programming. When you nest ifs, the main thing to remember is that an else statement always refers to the nearest if statement that is within the same block as the else and that is not already associated with. ओके, इफ नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर आवाज नहीं आ रही। ओके, सॉरी। नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा जिसमें मल्टीपल इफ्स होंगे, यानी इफ के अंदर इफ। और एल्स का क्या होगा? जिस भी ब्लॉक में एल्स होगा, उसी ब्लॉक में जो भी इफ है वो उसके साथ एसोसिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई इक्वल्स टू 10 देन जे इज लेस देन 20, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अभी एल्स यहाँ पर है अगले इफ के साथ। इफ के इज ग्रेटर देन 100, सी इक्वल्स टू डी, एल्स ए इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर दो इफ है जबकि एल्स एक ही है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ के साथ होगा, के इज ग्रेटर देन 100 वाले के साथ। यानी जो क्लोजर इफ होगा इसके साथ, ये उसी ब्लॉक के अंदर ये उसके साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, लास्ट में जो है ये इफ a इक्वल्स आई इक्वल्स टू 10, else a इक्वल्स टू डी, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लगाई हुई है। इसका मतलब है इफ हुआ तो ये सारा होगा, अगर ये ना हुआ तो फिर एल्स वाला पार्ट, यानी ये एल्स जो है ये इस बाहर वाले इफ के साथ एसोसिएटेड है। और इफ j इज लेस देन 20 वाले इफ के साथ कोई भी एल्स पार्ट एसोसिएटेड नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज वी हैव टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इफ, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ। इन दोनों के दरमियान, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस है।
इफ एल्स इफ का मतलब ये है कि आपने इफ में एक कंडीशन रखनी है, एल्स इफ में दूसरी कंडीशन रखनी है, फिर तीसरी कंडीशन रखनी है और फिर लास्ट में एल्स में कुछ बता देना है। अगर ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। If statement are executed from top down, as soon as one of the controlling conditions, the if is true, the statement associated with the if is executed। और एक प्रोग्राम है, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जिसमें इफ और एल्स इफ डिस्कस हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसी को यूज करते हैं, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। आई थिंक माइक म्यूट कर ले। सऊद खान, आपका माइक अनम्यूट है। लेट्स गो विद दिस टास्क। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पहले अंडरस्टैंड कर लें। आपको एक प्रोग्राम गिवन है, जिस प्रोग्राम में आपको मंथ की वैल्यू आपने खुद ही सपोज कर ली 4, वैसे ही आप यूजर से भी ले सकते थे। आपने मंथ की वैल्यू सपोज की है वो 4 है, और उसकी बेस पे आप सीजन की वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? अगर मंथ की वैल्यू 12 है या 1 है या 2 है, दैट मीन्स आपने सीजन विंटर है। फिर अगर आपके मंथ की वैल्यू यानी थर्ड मंथ है, मार्च है, अप्रैल है या मई है, तो ऑटोमेटिकली सीजन आपका स्प्रिंग है। और इसी तरह जून है, जुलाई है या अगस्त है, तो फिर आपका सीजन समर है। सितंबर, अक्टूबर या नवंबर है, तो फिर आपका सीजन ऑटम है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, यानी आपने 15, 18, 19 मंथ की वैल्यू स्टोर की है, दैट मीन्स के बोगस मंथ है। अब इसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पहले इफ एल्स के थ्रू, और फिर हम सेम प्रोग्राम को स्विच के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे टू फाइंड आउट द डिफरेंस, ठीक है। और देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लूप्स। इसी चैप्टर में आगे फिर लूप्स डिस्कस हुई हुई हैं, तो लूप्स के ऊपर हम जाएंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रोग्राम जिसमें भी हमने इफ एल्स की बात की है। इसी एडिटर को मैं क्लीन करती हूँ, ये सारा कुछ रिमूव करते हैं और एक इफ एल्स पे प्रोग्राम लिखते हैं कि हाउ एक्चुअली इफ एल्स वर्क। इफ एल्स के अंदर अभी जो प्रोग्राम लिखना है वो कोई भी मल्टीपल इफ कंडीशंस होंगी, और उन इफ कंडीशंस को लेकर हमने उन आउटपुट को राइट आउट करना है, ठीक है। तो अभी जो प्रोग्राम हमने अंडरस्टैंड किया है उसी को देखते हैं। उसमें मंथ की वैल्यू थी कोई भी, इंट मंथ इक्वल्स टू 6। मैम ये स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दें। ओके, अभी ठीक है। यस मैम। ओके, मंथ की वैल्यू मैंने स्टोर कर ली अपनी मर्जी से, कोई भी, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी स्टोर कर सकते हैं। इसी मंथ की वैल्यू की बेस पे आपने सीजन को प्रिंट करना है, और सीजन हो सकता है स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। तो ये जो सीजन है ऑटम, विंटर, ये सारे स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो सीजन का डाटा टाइप आप यहाँ यूज करेंगे वो स्ट्रिंग होगा। अब इफ के अंदर हम कंडीशंस लिखते हैं। इफ मंथ इक्वल्स टू आपको पता है कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इक्वल्स टू 12 से स्टार्ट था, और फिर उन्होंने कहा कि अगर 12 है या फिर मंथ की वैल्यू 1 के इक्वल है, इक्वल्स टू 1, फिर मैं यूज कर रही हूँ और साइन। इन तीनों में से कोई भी ट्रू हुआ, या फिर मंथ की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है, तो ऑटोमेटिकली इस केस में जो सीजन की वैल्यू होगी वो मैं एक और करली ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ। वैसे यहाँ कंपल्सरी नहीं है करली ब्रैकेट, इसलिए कि एक ही स्टेटमेंट है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं जस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स मैं यहाँ करली ब्रैकेट यूज कर रही हूँ। और सीजन में आपको पता है दिसंबर, जनवरी या फेब्रवरी हो तो सीजन कौन सा होता है? विंटर। यहाँ मैंने लिख लिया माई सीजन इज विंटर, ठीक है। अब इसी तरह अगली एल्स इफ लिखते हैं। इफ एल्स और इफ के दरमियान स्पेस होगा। एल्स इफ मंथ इक्वल्स टू 3, और मंथ की वैल्यू है इक्वल्स टू 4, या फिर मंथ की वैल्यू है 5, इक्वल्स टू 5, तो सीजन ऑटोमेटिकली इस केस में कौन सा होगा? सीजन इक्वल्स टू स्प्रिंग। स्प्रिंग,
स्प्रिंग को अभी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखेंगे कि वो इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह हम मैम नेक्स्ट लिखते हैं जी। इफ मैम इफ एल्स में मंथ मंथ जो 3 है उसमें एक इक्वल टू है। ओके, यहाँ एरर आना था, तो ये गुड एरर कैप्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं एल्स इफ, अब अगर मंथ की वैल्यू ओके, एक और प्रॉब्लम है और वो ये कि यहाँ करली ब्रैकेट बंद होनी चाहिए और यहाँ पर बंद नहीं है, उसको मैं यहाँ बंद कर लेती हूँ। ठीक है, और ये स्पेस रिमूव कर देते हैं। एल्स इफ मंथ इक्वल्स टू 6 और मंथ की वैल्यू 7 है, या फिर मंथ की वैल्यू 8 है, तो फिर ये कौन सा सीजन होगा आपके ख्याल में? ये कौन सा सीजन होगा? समर। ओके, इसको हम कर देते हैं समर। अभी लास्ट कंडीशन जो है वो आप एल्स इफ के साथ भी लिख सकते हैं और सिंपली एल्स भी लिख सकते हैं, तो हम एल्स इफ के साथ ही लिखते हैं। एल्स इफ अभी मंथ की वैल्यू कौन कौन से रह गए हैं? 8 के आगे 9, मंथ इक्वल्स टू 9, और मंथ इक्वल्स टू 10, और मंथ इक्वल्स टू 11। तो सीजन की वैल्यू ऑटोमेटिकली सीजन इक्वल्स टू कौन सा सीजन रह गया? ऑटम। यस मैम। तो ये ऑटम हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप खुद ही मंथ की वैल्यू सेट कर रहे हो 6, और फिर उसके बाद आपने हर एक मंथ की वैल्यू के अकॉर्डिंग सीजन प्रिंट कर लिया। लास्ट में आपसे लिख लो कि अगर सपोज किसी ने कोई वैल्यू लिखी हुई है 2004, तो अब 2004 तो कोई भी मंथ नहीं हो सकता, उसमें आप सीजन की वैल्यू कर लो बोगस मंथ। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं बोगस मंथ, के ये कोई भी मंथ नहीं है। और लास्ट में अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जस्ट द वैल्यू ऑफ सीजन प्रिंट कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ लास्ट में मैंने एल्स के साथ ब्रैकेट नहीं यूज की, क्योंकि हमारी चॉइस होती है, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं। जैसे हर जगह पे एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली आप ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं, वो कंसिडर्ड ही होता है कि वो इसी का पार्ट है। द वैल्यू ऑफ सीजन इज predicted season from month's value is plus of सीजन, जो भी सीजन की वैल्यू उसने प्रिडिक्ट की वो यहाँ आपको शो कर देगा। आई होप कि इसमें कोई एरर नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट कर। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। मैम ये जहाँ पे ये एल्स इफ लगा हुआ है मैम, इधर हम सिंपल इफ भी लगा सकते हैं? ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा फर्क आप अपने माइंड में रखें। जब भी आपने एल्सिफ लगाया है ना, तो एल्सिफ के साथ फिर लास्ट में एल्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिंपल इफ लगाओगे तो क्या होगा? मैं यहाँ से एल्स इफ लास्ट वाले को हटाती हूँ और सिंपल इफ लगाऊंगी, तो इसमें फर्क ये पड़ेगा कि मुझे उससे पहले यहाँ खाली एल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये जो एल्स इफ है, जो ऊपर वाला एल्सिफ है, इसका लास्ट पार्ट एल्स होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी से एक और इफ लगा के और एल्स लगा सकती हूँ। उसमें टेक्निकली डिफरेंस क्या होगा? टेक्निकली सिर्फ एक फर्क आएगा कि एल्सिफ का मतलब ये है कि ऊपर से अगर ये वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो गई ट्रू, ठीक है, और नीचे जो आप इफ का बोल रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ अगर इफ लगाया, ये भी ट्रू हो गई और एल्सिफ भी ट्रू हो गई, तो वो जैसे ही एल्सिफ ट्रू होगी ना, वो मतलब अपना काम उसका खत्म हो जाएगा, वो नीचे वाली कंडीशंस को नहीं इवेलुएट करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मल्टीपल इफ्स नेस्टेड इफ लगाने का और इफ एल्स लगाने का। कि अगर आपने इफ एल्स लगाया है तो वो हर इफ के बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा, काम खत्म। नेस्टेड इफ का मतलब है हर इफ चेक हो, बेशक पहले वाली ट्रू हुई है तब भी अगली इफ चेक होगी, उसके बाद वाली इफ फिर भी चेक होगी। ठीक है, तो अगेन जस्ट टू कंक्लूड योर आंसर, अभी आप गौर से सुने, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में अगर आप ये चाह रहे हैं
कि मैं इसको इस सारे केस को हटा के यहाँ पर एल्स लगा दूं, तो ये मैं नहीं, इफ लगा दूं तो ये मैं नहीं कर सकती, वो मसला आएगा। इसलिए मसला आएगा कि एल्स इफ के अंदर हमने अकेला इफ लगा दिया और आखिरी एल्स नहीं लगाया, वो आपको एरर देगा। हाँ, उसको एक अप्रोचेबल सोल्यूशन बनाने के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ मैं फाइनली इस एल्स इफ के बाद पहले लगाऊं एल्स, ताकि पता चले एल्स इफ यहाँ खत्म है, और उसके बाद अगले पार्ट में मैं इफ लगाऊं। आर यू क्लियर विद माय आंसर? यस मैम। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ओके, आई नो थिंक मैम, यही था। कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं। ये प्रोग्राम में मैंने इफ मंथ की वैल्यू ली है 6, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मंथ की वैल्यू, ये विंटर तो होगी नहीं क्योंकि ना 12 है, ना 1 है, ना 2, और स्प्रिंग भी नहीं आएगी। मंथ की वैल्यू आनी चाहिए सीजन। मैं इसको जैसे ही रन करती हूँ तो देख लें, प्रिडिक्टेड सीजन फ्रॉम मंथ्स वैल्यू इज समर। तो उसने ठीक प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि मंथ की वैल्यू हमने ली है 6, तो ऑटोमेटिकली उसने समर प्रिडिक्ट किया है। हमारा इस वक्त मंथ चल रहा है नवंबर, तो इसको हम लेते हैं 11 और फिर देखते हैं कि ये कौन सा सीजन बताता है। तो ऑटोमेटिकली ये हमें सीजन बताएगा कोई ऑटम का। ऑटम का सीजन इसने क्यों बताया है? क्योंकि हमने 11 को शायद ऑटम में रखा है। कहाँ गया? ये है 11 मंथ होगा, या 9th 10th 11 सीजन आपके पास ऑटम आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सेम चीज को हम स्विच केस के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक नज़र आप उसको देख लें, फिर हम स्विच के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट गोइंग बैक टू द प्रोग्राम जहाँ से हमने इसको देखा था और फिर यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, वो कहाँ गया प्रोग्राम में? ऊपर इफ एल्स में हमने देखा था, इफ एल्स इफ लेटर। अब ये जो इफ एल्स इफ है, इसका मतलब है फर्स्ट इफ देन एल्स इफ। इसका ये मतलब नहीं है इफ एल्स आपने पहले लगाया और लास्ट में फिर आप इफ लगा रहे हो, जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये हम हमारा प्रोग्राम था। यहाँ इन्होंने मंथ की वैल्यू 4 ली थी, तो इनके पास रिजल्ट आना था 4 के अकॉर्डिंग स्प्रिंग, ठीक है। तो इनका रिजल्ट भी आया अप्रैल स्प्रिंग। हमने मंथ की वैल्यू 6 ली थी, तो हमारे पास समर आना था, और हमारा रिजल्ट भी समर आया। नाउ द नेक्स्ट इज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। सेम प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, और मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको एग्जीक्यूट करना बताऊंगी कि इसका मकसद क्या है। जैसे केस क्यों हमने लिखा है, स्विच हमने क्यों लिखा है, ब्रेक क्यों लिखा है। ऑल्दो आई बिलीव कि ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल आई विल टेल यू कि ये हमने कब क्या यूज करना है और इसका मकसद क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक नज़र आप देखें, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इतना फुल इम्प्लीमेंट तो नहीं करते क्योंकि वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स इन सेकेंड क्लास, और उसके बाद हमारी थर्ड क्लास भी है और फिर लैब भी है, तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। लेट्स गो बैक टू द एडिटर। कहाँ पर है हमारा एडिटर? यहाँ पर है। इस प्रोग्राम को आई एम गोइंग टू रिमूव। यहाँ से मैं सब कुछ रिमूव कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा रहने दे रही हूँ, बाकी सब यहाँ से रब हो जाएगा। एक ब्रैकेट भी हमने रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा, वो मैं डाल दूँ। इस प्रोग्राम में मैं सेम प्रोग्राम को बाय यूजिंग केसेस इम्प्लीमेंट करूंगी। अब स्विच स्टेटमेंट एक ऐसी सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। इफ एल्स के बजाय हम केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। और केसेस कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? केस जो है जहां पर ब्रेक आएगा, इसका मतलब है कि पहला केस यहाँ खत्म हो गया, अब नया केस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, हमने उस केस में किया था आई की वैल्यू, सीजन की वैल्यू खुद लेते थे हम हर जगह पर, और सीजन की वैल्यू 5 लेते थे, और फिर हमने इफ एल्स में 1 से लेके 12 तक खुद वैल्यूज चलाई थी। अभी मैं एक फॉर लूप के थ्रू इस टास्क को इम्प्लीमेंट करती हूँ। यानी फॉर लूप के थ्रू मैं क्या करूँगी कि मैं वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगी। जैसे कोई भी ए ले लिया वैल्यू, और ए को मैंने कर दिया कि वो 12 तक रन करेगा, ठीक है। और उस 12 तक रन करते करते वो अगर ए की वैल्यू 1 हुई, तो इसका मतलब है जनवरी, और जनवरी का मतलब है कि सीजन ऑटोमेटिकली उस केस में क्या हो जाएगा? सीजन ऑटोमेटिकली उस केस में हो जाएगा। यहाँ से एक बार देख लेते हैं। 1 में आई थिंक सम विंटर था शायद।
जी, ये देखें, ये प्रोग्राम है असल में जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इन सब के लिए आपने क्या लगा दिया है, आई इज़ लेस देन 5 और द सीज़न वैल्यू शुड बी कुछ शुड बी क्या होनी चाहिए सीज़न की वैल्यू, विंटर, ठीक है? 0 नहीं, ये उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ये वाला प्रोग्राम आई गेस उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं, हम अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कराते हैं, इन्होंने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। पहले तो स्विच का यूज़ करना समझ लें, फिर इसी प्रोग्राम को हम स्विच से इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, फॉर एक लूप लेती हूँ और फॉर लूप स्टार्ट होती है जिस तरह आपने फॉर लूप इम्प्लीमेंट की थी उस सी प्लस प्लस में बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, एज इट इज़ आपने लिखनी है फॉर लूप। और मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर इन I equals to 0, I is less than 5 and then I प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, हर दफ़ा I की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। अब इसी लूप के अंदर मैंने सारी स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट एन एग्जांपल है, इसको आपने एज एन एग्जांपल कंसिडर करना है कि हम स्विच स्टेटमेंट लिखना सीख रहे हैं। सबसे पहले आप स्विच किसी वेरिएबल पे लगाते हो, तो मैंने जिस वेरिएबल पे लगाना है सपोज वो भी आई ही है, ठीक है। स्विच के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं होता, बल्कि स्विच के बाद हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और अपने केसेस लिखते हैं। केस 0, चूँकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसमें लिखूँगी केस 0 और वो ये बताएगा अगर आई की वैल्यू 0 हुई तो स्विच ऑफ आई में आएगा 0 और स्विच ऑफ आई मैच होगा केस ऑफ 0 के साथ। स्विच ऑफ आई, अगर आई 0 है तो स्विच ऑफ 0 मीन्स केस ऑफ 0, तो केस ऑफ 0 एग्जीक्यूट होगा। अगर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो केस ऑफ 1 एग्जीक्यूट होगा और फिर फर्दर इंक्रीमेंट के बाद केस ऑफ 2 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसके अंदर आपने लगा लिया आपकी आई की वैल्यू, आई वैल्यू इज, और इधर साथ आप लिख रहे हो प्लस, या बल्कि डायरेक्ट ही आई लिख लो, आई वैल्यू इज 0। आपको पता है ना कि वो 0 होगा, क्योंकि केस 0 है तो इसका जाहिर सा मतलब ये बनता है कि आपका जब केस 0 है तो आई की वैल्यू 0 है। अब ये ख़त्म होगा तो कैसे आप शो करोगे, नॉर्मली हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ हम केस ख़त्म होने का बताएंगे ब्रेक से। आई विल एक्सप्लेन अगेन कि ये कैसे वर्क करता है। स्विच ऑफ आई का मतलब है आई की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो हर टाइम इंक्रीमेंट होती जाएगी। फर्स्ट में आई की वैल्यू 0 होगी और केस की यहाँ वाला डिजिट आई के साथ मैच होगा। अगर स्विच आई भी 0 है और केस भी 0 है तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो केस की वैल्यू मैं लिख रही हूँ केस 1 और उस केस में मैं लिखती हूँ अगेन, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेती हूँ जस्ट टू मेक आवर प्रोग्राम अ लिटिल बिट फास्टर। यहाँ पर मैंने लिख लिया आई की वैल्यू इस केस में 1 है, क्योंकि ये केस 1 है और केस को ख़त्म करने के लिए मैं ब्रैकेट नहीं यूज़ करूँगी, मैं ब्रेक लिख लूँगी। एक दो केसेस स्किप कर देती हूँ और केस 3 लिखती हूँ और उस केस में आई की वैल्यू केस 3 है। अच्छा, जब सारे केसेस आप लिख लो तो जैसे आप एल्स लिखते हो लास्ट में, यहाँ हम लिखते होते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर इनमें से और कोई भी एग्जीक्यूट ना हुआ ना तो डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे यहाँ मैंने केस 2 स्किप कर दिया तो केस 2 की जगह जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो डिफ़ॉल्ट होगी। डिफ़ॉल्ट भी उसी तरह आप कॉलन के साथ लिखते हो, उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट यहाँ लिख लो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी डिफ़ॉल्ट में आप लिखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू as case is not equal to 1, 0 और 3, यही 3 केसेस हैं, वो नहीं लिखे हुए इसलिए आप डिफ़ॉल्ट पे जाओगे और डिफ़ॉल्ट के बाद आप इसको ब्रेक कर दो, ठीक हो गया। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखते हैं कोई एरर है उसको फिक्स करेंगे, अदरवाइज आगे चलेंगे। ओके जी, एरर कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन आई की 0 से स्टार्ट होगी तो फर्स्ट टाइम केस 0, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर केस 2 पे जाएगा, केस 2 है ही नहीं है तो जब केस 2 नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये वाला। फिर 3 दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से 3 एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर 4 के लिए भी डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और 5 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि हमने लगाई है कंडीशन आई इज़ लेस देन 5।
तो सेम गोज विद दैट, आई वैल्यू इज 0, आई वैल्यू इज 1, डिफॉल्ट वैल्यू एज केस इज नॉट इक्वल टू 103। ठीक है, यानी 2 के लिए इसने ये एग्जीक्यूट किया है, फिर 3 के लिए, ठीक है, और फिर 4 के लिए इसने, क्योंकि हमने वो केसेस लिखे ही नहीं है। अब इसी प्रोग्राम को आप थोड़ा सा चेंज करें, जिसमें हम केसेस के लिए जिसमें हम सीजन्स को डायरेक्टली यहाँ मेंशन करें। तो मैं लिखती हूँ केस 0, 0 तो नहीं, उस केस में होगा 1 से लेकर 13 इज लेस देन 13। सो केस 0, केस 1, केस 2, केस 3 कॉलन। 0 तो नहीं होगा भाई, 0 को मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर मंथ की वैल्यू 1 2 3 या मंथ की वैल्यू हुई केस 4, 4 तक हमने लिखा था, क्या लिखा था, 1 2 3। ये तो कुछ अजीब ही बात बन रहे हैं भाई, ये मैं लिख लेती हूँ। ये बन रहे हैं 4 को हटा के, इसको मैं कर लेती हूँ केस 3 नहीं, 1 2 या फिर 12। तो ये केस बन जाएगा विंटर। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ सीजन इज विंटर। ठीक हो गया। और फिर ये ब्रेक, और फिर केस हुआ अगर 3, या केस हुआ 4, या केस हुआ 5, तो स्प्रिंग होगा, सीजन होगा स्प्रिंग, सीजन इज स्प्रिंग। फिर केस अगर हुआ 6, केस हुआ जी 7, केस हुआ 8। केस के बाद ना कॉलन लगता है, तो ये हो सकता है इस प्रोग्राम में काफी एरर्स आए। तो सीजन होगा आपका, सीजन इज समर्स, और फिर ब्रेक। डिफॉल्ट में आप लिख लो, डिफॉल्ट में हम लिखते हैं नाइदर, बल्कि के डिफॉल्ट में हम डायरेक्टली लिख लेते हैं बस ये ऑटम है। ठीक है, आइदर ऑटम और इनवैलिड, और इनवैलिड यानी अगर उसने कोई और भी वैल्यू डाली है केस की, तो फिर वो यही एग्जीक्यूट हो। अभी इसको चला के देखते हैं, कोई एरर हुआ तो उसको फटाफट हम फिक्स कर लेंगे। और इसको मैंने एग्जीक्यूट